गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम मॉक टेस्ट 4 लेकर आए हैं जो कि बिहार एसएससी के लिए बिल्कुल रिलेवेंट होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास कलम कापी जरूर रख लें और मेरे साथ साथ आपको भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन जो यहाँ करने वाले हैं जो एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित होगा। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी सीखते जाएंगे और कैसे कोई भी क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी तरीका में शॉर्ट अप्रोच में बनाते हैं उसको भी हमको डेवलप करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस का है। इसमें क्या बोल रखा है, 265 मीटर लंबी एक ट्रेन 61 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा में 47 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 245 मीटर लंबाई की दूसरी ट्रेन को वह कितने समय में पार करेगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग। एक ट्रेन है आपकी, कितनी लंबी है, 265 मीटर लंबी एक ट्रेन है। वो उसका जो वेलोसिटी है ना, स्पीड है ना, 61 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, और एक दूसरी ट्रेन है जो कि 245 मीटर लंबी है, उसका स्पीड क्या दे रखा है, 47 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में आ रही है। तो हमको निकालना क्या है, कितना समय में वो दोनों एक दूसरे के पार करेगी, सो निकालना है हमको, एग्जैक्टली टाइम निकालना है। तो एक बार खुद से आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, आप लोग के पास 20 सेकेंड का टाइम दिया गया है और टाइम होता है स्टार्ट। आपका ऑप्शन ए 17 है, 2 15 है, 3 19 और 4 14 है। चलिए ठीक है, बन गया होगा। अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 265 मीटर लंबी एक ट्रेन है। एक ट्रेन है, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ट्रेन है। ये ट्रेन है, इसकी लेंथ कितना दे रखा है, 265 मीटर। लेंथ कितना दे रखा है, 265 मीटर। और ये कितना रफ्तार से चल रही है, स्पीड क्या है, 61 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड क्या दे रखा है आपका, 61 किलोमीटर पर आवर। एक और दूसरी ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है आपका। ठीक है, इसकी लेंथ क्या दे रखी है, 245 मीटर। इसकी लेंथ कितना है, 245 मीटर। और इसका स्पीड क्या दे रखी है, 47 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे के ना विपरीत दिशा में आता है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ये ट्रेन इस साइड आ रही है, इस साइड जा रही है, तो ये ट्रेन क्या उसी साइड आ रही है। मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की ओर जा रही है। तो हमको कितना समय में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, सो निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो ट्रेन है, अगर ये x किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, ये y किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे की ओर आ रही है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर रिलेटिव स्पीड का बात करते हैं, यहाँ पर अगर रिलेटिव स्पीड का बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक चाल की, तो क्या होता है ना, जुड़ जाता है। ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये बात समझे कि नहीं समझे। दो ट्रेन है, एक की रफ्तार x किलोमीटर प्रति आवर है और दूसरी की रफ्तार कितना है, y किलोमीटर प्रति आवर। दोनों एक दूसरे की ओर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो क्या होता है, स्पीड जुड़ जाती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। और अगर दोनों सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में, जिस तरफ x जा रही है ये ट्रेन, पहली ट्रेन, उसी डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन भी जा रही है, एक दूसरे की ओर नहीं जाकर सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है ना, सेम डायरेक्शन में अगर हमको रिलेटिव स्पीड निकालना है तो क्या हो जाती है, घट जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर। ये बात समझ गए ना। अपोजिट में क्या होगा, जोड़ देना है। सेम डायरेक्शन रहेगा, समान दिशा में रहेगा तो घटा देना है। ठीक है, ये चीज समझ गए तो यह क्वेश्चन पे आइए।
क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये ट्रेन है 61 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, ये ट्रेन कितना है 47 किलोमीटर प्रति आवर, एक दूसरे की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ से हमको रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा, यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, जुड़ जाती है ना। तो 47 और 61 कितना हो गया, 61 प्लस 47 यानी कि 108 किलोमीटर प्रति आवर। क्या है, किलोमीटर प्रति आवर, और ये सब क्या दे रखा है, मीटर में। तो मीटर पर सेकंड में इसको बदल देंगे, तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। याद कर लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। लेकिन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन होता है तो इसको दूर करने का एकमात्र उपाय है क्या, समझिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड, इसमें बड़ा यूनिट कौन है, बड़ा यूनिट आपसे पूछ देंगे, मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। तो हम बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाते हैं ना, ऊपर क्या होगा, छोटा होगा, ऊपर 5 होगा, 5/18 में छोटा कौन है, 5 है ना। तो बड़ा यूनिट से अगर छोटा यूनिट में जाएंगे तो 5/18 से गुना होगा, ऊपर छोटा होगा क्योंकि हम छोटा यूनिट में जा रहे हैं। छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जा रहे हैं तो ऊपर क्या होगा, बड़ा होगा, ऊपर क्या होगा, 18 होगा। समझ गया ना लॉजिक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं छोटा यूनिट में, तो ऊपर क्या होगा, 5 होगा, नीचे 18। तो 18 से कितना बार में कट गया, 6 बार में। तो यहाँ से मेरा रिलेटिव स्पीड निकल गया ना 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब रिलेटिव डिस्टेंस का बात करेंगे। डिस्टेंस क्या, टाइम के लिए तो हमको डिस्टेंस भी पता होगा तब ना टाइम निकलेगा। डिस्टेंस बट्टे स्पीड बराबर टाइम होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है। तो ये बताइए, यहाँ पे ये ट्रेन कितना है, 265 मीटर लंबी है, ये ट्रेन कितना है, 245 मीटर लंबी। एक दूसरे को पार करेगी तो कितना हमको डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, ये अपना लंबाई पूरा पहले पार करेगी तब न इसका लंबाई पार करेगी, ये पहले अपना लंबाई पार करेगी तब न इसका लंबाई पार करेगी। यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों ट्रेन का लेंथ से जुटेगी कि नहीं जुटेगी, जुटेगी ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, जुट जाता है। तो डिस्टेंस जोड़ देंगे तो 265 प्लस कितना हो गया, 245। तो 265 प्लस 245 कितना हो गया, 510 मीटर। तो यहाँ से हमको डिस्टेंस पता चल गया 510, स्पीड पता चल गया कितना, 30। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, 510, टाइम कितना है, 30। 0 से 0, 3 से कितना बार में, 17 बार में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 17 मीटर 17 सेकेंड, 17 सेकेंड हो जाएगा मेरा टाइम पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो अभी बस इस क्वेश्चन में क्या करना था हमको, एक बार फिर से हम बताते हैं। ये क्वेश्चन में करना क्या था, जस्ट इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन देखें तो हमको फिगर उगर कुछ नहीं बनाना है। यहाँ देख लीजिए, 265 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 61 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा में 47 को विपरीत आ गया। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट हमको रिलेटिव स्पीड निकाल देना है। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 61 प्लस 47 यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, बड़ा से छोटा यूनिट में जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड मेरा क्या निकल गया स्पीड, और डिस्टेंस कितना होगा, अगर रिलेटिव डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, 265 मीटर लंबा है और दूसरा ट्रेन कितना है, 245 मीटर लंबा है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, अपना लेंथ तो पहले क्रॉस पार करेगी तब ना दूसरा का लेंथ पार करेगी। तो डिस्टेंस क्या होगा, जुड़ जाएगा ना, दूरी जुड़ जाएगा ना। तो 265 प्लस 245 कर देंगे तो कितना हो गया, 510। यानी 510 मीटर मेरा रिलेटिव डिस्टेंस है और रिलेटिव स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 510/30, तुरंत आ गया कितना, 17 सेकेंड। समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो धीरे धीरे ये नहीं हम लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग को कॉन्सेप्ट भी सीखना है। अपने नोटबुक में जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी लिखते चलिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में ना रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तुरंत आप क्यों रिवीजन कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है जिस टाइप में, उस क्वेश्चन का प्रॉपर वहां पर कॉन्सेप्ट भी लिखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आप लोग।
नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए बी से दक्षता का अनुपात 3:7 है, यानी ए बी का एफिशिएंसी कितना दे रखा है 3:7। एक साथ काम करने पर भी 10.1/2 दिनों में काम पूरा कर ले। दोनों ना काम स्टार्ट करना टुगेदर किया, एक साथ काम करना स्टार्ट किया और 10.1/2 दिनों में काम पूरा कर सकता है। तो वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 8 दिन तक दोनों क्या किया, साथ साथ काम किया। तो शेष कार्य का 60% अकेले ए द्वारा पूरा किया जाएगा। कितना दिन में, 100 निकालना है। ठीक है, तो एफिशिएंसी सबसे पहले क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकाल लेंगे। उसके बाद हम इजिली कार्य क्षमता में टोटल डेज से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या निकलता है, टोटल वर्क। तो एक बार खुद से आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। 20 सेकेंड का टाइम है, टाइम और चाहिए तो वीडियो को रोक कर पहले बनाना है खुद से, फिर जाके हम सॉल्यूशन करते हैं, तब सॉल्यूशन देखना है। ये नहीं कि हम सॉल्यूशन देखते गए, खुद से प्रैक्टिस नहीं किए। मैथ ऐसा चीज है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक इसमें आप मास्टर्स नहीं हासिल कर सकते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद अपने से पहला अटेम्प्ट लेना है, फिर दिक्कत आए तो फिर सॉल्यूशन देखना है ना। चलिए, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। बन गया होगा आप लोग से। तो क्या बोल रखा है, क्वेश्चन पढ़िए। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए बी की दक्षता, दक्षता मतलब होता है इफिशियंसी। ए और बी का कितना दे रखा है, इफिशियंसी, कार्य क्षमता। इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी मतलब होता है दक्षता यानी कार्य क्षमता 3:7, 3:7। यानी कि ए एक दिन में ना 3 काम करता है, तब बी एक दिन में कितना काम करता है, 7। ये दक्षता हुआ। और एक साथ काम करने पर 10.1/2 दिन में काम पूरा। दोनों एक साथ काम करेगा ना तो 10.1/2 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 10.1/2 दिन। तो इसका मतलब क्या होगा, 21/2 दिन लगेगा, दोनों एक साथ काम करेगा। तो ये बताइए, तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे ना, टोटल वर्क कुल काम कितना करना होगा वो निकाल लेंगे। ये देखिए रोज 3 काम कर रहा है, बी रोज कितना काम कर रहा है, 7। तो एक दिन में कितना काम दोनों साथ साथ मिलेगा तो करेगा 10 काम। टोटल 21/2 दिन तक किया तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा ना। डेली 10 काम कर रहा है, 21/2 दिन तक काम किया, यानी 21 से 5 बार में कट गया, यहाँ से 21 पंचे 105, 105 मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, कुल काम हमको निकल गया 105। एफिशिएंसी में टोटल डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है। आप देखिए क्या बोल रखा है क्वेश्चन, वे 8 दिनों तक ना एक साथ काम किया, 8 दिन तक एक साथ काम किया। ये देखिए ए रोज 3 कर रहा है, बी रोज 7 कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3 + 7 10, 3 + 7 10 किया होगा ना। तो 8 दिन में दोनों कितना किया होगा, 8 दिन में दोनों कितना काम कर लिया होगा, एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो 8 दिन में 8 × 10 यानी 80 काम किया होगा, 80 काम किया होगा ना। तो अब शेष कार्य कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क का बात कर लेंगे हम लोग। रिमेनिंग वर्क, शेष काम कितना बच गया हम लोग को, टोटल 105 काम था जिसमें से 80 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो गया, 25 हो गया। 25 हो गया ना, 105 में से 80 घटाएंगे। अब क्या बोल रखा है, शेष कार्य का 60% अकेले ए द्वारा कितना दिन में करेगा। शेष कार्य है ना 25, 25 का 60%, यानी 25 का 60% कितना होगा, 60% मतलब 3/5। 3/5 कैसे आया, देखिए 60% है, परसेंट हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड, 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, 3/5। इसको याद करना, 1/5 क्या होता है, 20%। तो 60% का वैल्यू 3/5। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 5 से 5 बार में कट गया यानी 15। 15 कार्य ये कितना दिन में करेगा, अकेले 100 निकालना है। ये देखिए ये रोज 3 काम कर रहा है, रोज एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 15 काम करने में एक को कितना टाइम लगेगा, 15/3 यानी कि 5 दिन, 5 डे। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। तो हमको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को बेस्ट तरीका है, बेस्ट अप्रोच है, कार्य एफिशिएंसी के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और जो भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हम फिर से उस पर वीडियो बना सकें। नेक्स्ट देखिए आपका एवरेज का क्वेश्चन है।
इसमें क्या बोल रखा है, एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत वजन 53.25 किलोग्राम है और शेष 16 यानी कि 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 49.5 केजी है। तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करना है। देखिए, एक कक्षा है, क्लासरूम है जिसमें 32 स्टूडेंट्स है, जिसका एवरेज वेट है ना 53.25 किलोग्राम है और रिमेनिंग 16 स्टूडेंट है, उसका एवरेज वेट दे रखा है 49.5 किलोग्राम। तो पूरा ओवरऑल ना, पूरा कक्षा में जितना भी स्टूडेंट्स है उसका एवरेज वेट कितना होगा तो निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए सारे लोग। आप लोग के पास 20 सेकेंड का टाइम है, फिर मैं बनाता हूँ। चलिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपका ऑप्शन है 1 48, 2 52, 3 40 और 4 कितना है 44 है। ठीक है, बन गया होगा। चलिए, नहीं बनाया तो घबराना नहीं है, बिल्कुल देखिए समझते चलिए चीजों को। तो सबसे पहले एवरेज बराबर क्या होता है सो बताइए कोई। एवरेज बराबर क्या होता है, सम बट्टे टोटल, यानी औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का कुल योग बट्टे कुल संख्या। ये तो पता है हम लोग को ना। एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाय टोटल, सम बाय टोटल। यानी 32 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 53.25। 32 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 53.25। 16 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 49.5। तो कुल का निकालना है। तो देखिए, तो सम 32 विद्यार्थी का अगर हम कुल योग निकालेंगे, कुल योग, तो एवरेज इंटू टोटल होता है ना। टोटल कितना है 32 स्टूडेंट है, एवरेज कितना है 53.25। तो 32 गुने 53.25 होगा। ठीक है, फिर रिमेनिंग कितना है 16, रिमेनिंग 16 का कितना है 49.5 बट्टे टोटल कितना हो गया 32 और 16 48। ये हो जाएगा ना, टोटल 48 स्टूडेंट का एवरेज हो जाएगा ये ना। यहां से देखिए ना, बनाइएगा ना तो बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये तो बेसिक तरीका है, इससे तो बना लेना है, लेकिन हम लोग को एक नया तरीका अप्रोच सीखना है, कैसे बनाना है उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। ऐसे बनाइए कहीं ना कहीं 1 मिनट गुना करने में 1 डेढ़ मिनट का समय जाएगा। तो देखिए करना क्या है, 32 विद्यार्थी है, 32 विद्यार्थी है, इसका औसत कितना है 53.25। तो सम ये होगा, जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना कुल योग। और 16 विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी है 16 रिमेनिंग, उसका औसत वजन कितना दे रखा है 49.5। 49.5, तो ओवरऑल टोटल विद्यार्थी का निकालना है। तो टोटल विद्यार्थी कितना था 32 प्लस 16 यानी कि 48। तो मान लेते हैं ना टोटल विद्यार्थी का औसत अंक कितना होगा x। ये चीज समझे कि नहीं समझे, 32 विद्यार्थी का इतना एवरेज, 16 विद्यार्थी का इतना, तो मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी का x एवरेज। अब देखिए 16 इसमें में 16 से कट जाएगा ना सर, 16 से 2 बार में, 16 से 16 पूरा, 16 से 3 बार में ये कट जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से 53.25 में गुना कीजिएगा, कितना होगा 106.5 प्लस 49.5 बराबर क्या हो गया 3x। इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 106.5 प्लस 49.5, यानी कि 50 जोड़ देंगे तो 156 हो जाएगा, उसमें से 0.5 घटा देंगे तो 156.5 में से 0.5 घटाइएगा कितना आएगा 156। 156 बराबर क्या हो गया 3x। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 156/3 यानी कि 52। देखिए ज्यादा गुना करना पड़ा, इजीली निकल गया ना। तो 48 विद्यार्थियों का एवरेज कितना हो गया 52, ऑप्शन नंबर 2। समझे, इस तरीका से बनाना है हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 में क्या आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए बी सी है, अपनी पूंजी, अपना जो पूंजी है कैपिटल है 2:3:5 के रेशियो में क्या करता है निवेश करता है। और ए बी सी ने जितने समय के लिए निवेश किया उसका अनुपात दे रखा है 4:2:3। यदि सी का लाभ का एक हिस्सा जो ए से 1,47,000 रुपया अधिक है, तो बी का लाभ का हिस्सा क्या है सो निकालना है। क्या था क्वेश्चन में,
ए बी सी है, 3 व्यक्ति है, वो अपना जो कैपिटल है ना 2:3:5 में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो तीनों का टाइम का रेशियो है 4:2:3। अब क्या सी का जो प्रॉफिट का सी और ए का प्रॉफिट का डिफरेंस है 1,47,000 है, तो बी का प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो बनाइए इसको एक बार। टाइम आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन है 1,26,000, दूसरा ऑप्शन है 1,68,000, थर्ड ऑप्शन है 1,05,000 एंड फोर्थ है 1,89,000। चलिए, टाइम होता है यहाँ पे समाप्त। एक चीज हम पहला वाला सेट में, दूसरा वाला भी सेट में हम डिस्कस किए होंगे, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो जरूर याद होगा। अगर हमको प्रॉफिट निकालना है पार्टनरशिप में, कैसे निकालते हैं ये चीज बताए होंगे। मान लीजिए 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, कोई 2,000, एक व्यक्ति मान लेते 2,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, एक व्यक्ति 3,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, है कि नहीं? तो एक व्यक्ति 2 महीना के लिए, एक व्यक्ति 3 महीना के लिए किया होगा, तो उसको जिस अनुपात में किया होगा इन्वेस्टमेंट, जितना समय के लिए किया होगा, उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट बटेगा कि नहीं, उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट का डायरेक्ट क्या होता है कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये चीज हम बताए थे, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू क्या होता है, टाइम होता है। यानी लाभ बराबर क्या होता है, निवेश गुने समय। हिंदी में बात करें तो लाभ बराबर क्या होगा, निवेश गुने समय। अब कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना टाइम में के लिए कर रहे हैं, उस दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही हमका मेरा क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये बात क्लियर है। तो अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, ए बी सी, ए बी और सी 3 व्यक्ति है, तीनों का अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, निवेश कर रहा है। यानी इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है ना, इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहा है किस रेशियो में, 2:3:5 के रेशियो में। और कितने समय के लिए, टाइम का अनुपात भी दे रखा है 4:2:3। टाइम का अनुपात क्या दे रखा है, 4:2:3। तो हमको प्रॉफिट का निकालना है, प्रॉफिट का निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या बोले हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, निवेश गुने समय होता है। तो देखिए ये 2 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है कितना समय के लिए, 4 समय के लिए, तो ए का प्रॉफिट क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इन्वेस्टमेंट गुने टाइम कर देंगे ना, तो 2 गुने 4 कितना हो गया, 8। बी का कितना होगा, 6। सी का कितना हो गया, 15। ये आपका निकल गया लाभ का अनुपात। अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन में ना, सी का लाभ का एक हिस्सा मिलता है जो ए के लाभ से 1,47,000 रुपया देगा। ई और सी के लाभ का प्रॉफिट का डिफरेंस है ना 1,47,000। यहाँ देखिए रेशियो में कितना डिफरेंस है, अगर ए को 8 रुपया मिल रखा है, सी को 15 रुपया मिल रखा है, डिफरेंस कितना है, 7 रुपया का। लेकिन यही 7 एक्चुअल में कितना का डिफरेंस है, 1,47,000 का। तो 7 बराबर 1,47,000 हो गया, तो यहाँ से 7 से कट जाएगा 21 बार में, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 21,000। तो हमको क्या निकालना है, बी का लाभ। तो बी का प्रॉफिट कितना है, 6। 1 बराबर 21,000 हो गया, तो 6 बराबर क्या होगा, 6 गुने 21 126,000। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए और बनाइए इसको। क्या है क्वेश्चन, 27 बट्टे एक्स बराबर एक्स बट्टे 7/4/9। तो एक्स क्या है, सिंपल है, कैलकुलेशन करना है थोड़ा। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन है 441, दूसरा ऑप्शन है 445, तीसरा है 447 है, चौथा क्या 541। ठीक है, टाइम आपका खत्म होता है, बन गया हुआ क्वेश्चन। क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, 27 बट्टे एक्स। तो 27 का स्क्वायर कितना होगा, 729 हो जाएगा ऊपर, बट्टा में क्या है एक्स, बराबर क्या हो जाएगा एक्स, बट्टे क्या है 7 के पावर 4, 9 क्या ऊपर चला जाएगा ना, बट्टा में 9 है तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 से कितना बार में कट जाएगा, 81 बार में, 81 बार में कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 81 इंटू 7 के पावर 4, है ना। एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको,
81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, 7 के पावर 4 है, यानी 7 के पावर 2, 7 के पावर 2, इसको अंडर रूट कर देंगे, 2 को 9 में से 1 को 9 बाहर आ जाएगा, 2 को 7 में से 1 को 7 बाहर आ जाएगा, 2 को 7 में से फिर 1 को 7 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया, 9 7 जा 63, 63 7 जा कितना हो जाएगा, 7 का 21, 2 7 6 42, 2 44, यानी कि 441, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या बोल रखा है, दूध और पानी को बर्तन ए में 5:1 और बर्तन बी में 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि दोनों बर्तनों से मिश्रण को समान मात्रा निकाली जाती है और किसी अन्य बर्तन सी में डाल जाती है, तो बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात क्या है, कीजिए। एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करना है आप लोग को। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। मिल्क और वाटर है ना, एक बर्तन है ए, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 है। एक बर्तन बी है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 4:3 है। दोनों को ना समान सेम रेशियो में क्या करता है, मात्रा निकाली जाती है, और इसको एक तीसरा जो बर्तन है सी में, उसमें उड़ेल दिया जाता है। तो बर्तन सी में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, वही हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक बार ट्राई कीजिए आप लोग खुद से, 20 सेकेंड का टाइम है। ऑप्शन है 49:23, 69:23 एंड 69:25, एंड लास्ट ऑप्शन है 59:25। चलिए, मिल्क और वाटर ये मान लेते हैं, ये बर्तन, ठीक है ना, बर्तन ए, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, 5:1। चलिए ठीक है। एक बर्तन बी है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, 4:3। क्या चीज है, मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो। इस दोनों में ना समान मात्रा में, दोनों के समान मात्रा में मिलाते हैं और एक बर्तन सी में हम उड़ेल देते हैं, एक बर्तन सी में उड़ेल देते हैं, उसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा से निकालना है। इसको समान मात्रा मिलाकर ना बर्तन सी में उड़ेल देते हैं, इसमें मिल्क और वाटर का। तो इसमें देखिए 5:1 में अगर 5 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर वाटर, टोटल कितना है, 6 लीटर का है। इसमें देखिए 4 लीटर मिल्क है तो 3 लीटर वाटर, टोटल कितना है, 7 लीटर का। दोनों को लेके समान मात्रा में मिलाना है, दोनों अभी समान में है नहीं ना, तो समान करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 7 42, 7 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 7 से 42। अगर इसमें 7 से गुना करेंगे तो रेशियो में भी 7 7 से गुना हो जाएगा। अगर इसमें 6 से गुना करेंगे तो रेशियो में भी 6 6 से गुना हो जाएगा। अब दोनों समान मात्रा में मिल गया, देखिए 42 है 42, यानी 1:1, दोनों समान मात्रा में हो गई। अब इसको हम बर्तन सी में डाल देते हैं, तो बर्तन सी में मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है। सी में डाल देंगे तो बर्तन ए में देखिए मिल्क कितना है, 7 5 35, इसमें मिल्क कितना है, 4 6 24। इसको सी में डाल देंगे तो मिल्क ऐड हो जाएगा, 35 + 24 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। प्लस देखिए इसमें वाटर कितना है, 7, इसमें वाटर कितना है, 18, 34 18, 18 7 कितना हो गया, 25। तो मिल्क और वाटर का बर्तन सी में रेशियो क्या हो जाएगा, 59:25। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए 2 बर्तन है, मिल्क और वाटर। बर्तन ए में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 5:1। बर्तन बी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 4:3। इस दोनों को ना समान मात्रा में मिलाते हैं और एक बर्तन सी में डाल दिया जाता है, तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रखा। देखिए ये में बात करेंगे तो 5 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर वाटर है, टोटल कितना है, 6 लीटर का। इसमें देखिए 4 लीटर मिल्क है तो 3 लीटर वाटर, टोटल कितना है, 7 लीटर का। दोनों बराबर नहीं है, समान मात्रा में हमको निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए समान करने के लिए क्या करेंगे, 7 से इधर, इधर 6 से, ठीक है। तो यानी कि इधर 7 से करेंगे तो रेशियो में भी 7 से होगा ना गुना। अगर इधर 6 से करेंगे तो रेशियो में भी 6 से गुना होगा। अब समान मात्रा में मिल गया, तो देखिए मिल्क कितना हो गया, इसमें 35, इसमें कितना हो गया, 24। दोनों को जोड़ देंगे तो बर्तन सी में डाल देंगे तो मिल्क कितना हो गया, 59। इसमें देखिए वाटर कितना, 7, इसमें कितना है, 18, 18 7 कितना हो गया, 25।
क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का, खुद से ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि के का 200% माइनस 50 का के प्लस 2% है तो के का मान निकालना है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल लेवल का। बस एग्जाम में भी यही लेवल रहना, ये नहीं कि कुछ बड़ा देगा, बिल्कुल एग्जाम का पैटर्न पर हम लोग को क्वेश्चन करवा रहे हैं। बिहार एसएससी तो इंटर लेवल का तो इंटर ही लेवल पर करवा रहे हैं। ये नहीं क्या डालने को हम बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी डाल देंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। हार्ड हार्ड क्वेश्चन से क्या करना है, जो एग्जाम के लिए मुझे इम्पोर्टेंट है वही करना है ना? है बिहार एसएससी का एग्जाम और सीडीएस का क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो कोई मायने नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर बिल्कुल ये नहीं घबराना है कि कहीं कहीं बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी है, बस यही एग्जाम है, कुछ क्वेश्चन इजी रहता है। ये थोड़ी है कि आपका 20-25 क्वेश्चन पूछेगा तो 25 का 25 भारी पूछेगा, ऐसा नहीं है। इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड रहता है ना? 25 में से आपका 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, 5 से 10 क्वेश्चन जो इजी रहेगा, 5 क्वेश्चन हार्ड रहेगा, 5 क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा। तो एग्जाम का पैटर्न यही है, हम लोग जो क्वेश्चन ट्राई करते हैं प्रैक्टिस करने का बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अनुसार। चलिए इस पे आते हैं हम लोग। इस पे के क्या था, के का 200%। के का 200% निकालेंगे कितना होगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, माइनस 50 का मतलब क्या होता है गुना, के प्लस 2%। परसेंटेज हटाएंगे तो किससे मल्टी डिवाइड होगा, 100 से, बराबर क्या है के। यहाँ से देखिए डबल जीरो से डबल जीरो, यहाँ से 50 से 2 बार में, इस के को हम इधर ले आएंगे, ये क्या हो गया 2 के, और उस के को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के, बराबर। इसको देखिए हम उधर चला जाएगा, माइनस में तो प्लस में क्या होगा, के प्लस 2 ऊपर और नीचे क्या है 2, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए के बराबर के प्लस 2/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 के बराबर के प्लस 2। के को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 के में से के गया के, तो के बराबर फाइनली मेरा क्या आंसर आ जाएगा 2 आया था सब लोग का, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है आपका, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x माइनस 6 हो तो शून्यकों का गुणनफल 2 है, देन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पोलिनोमियल है जिसमें एफ एक्स ये दे रखा है, उसका शून्यक है, ठीक है ना? शून्य का मल्टी प्रोडक्शन कितना है 2 है, तो ए का मान निकालना है। एक बार ट्राई कीजिए खुद से। ऑप्शन 1 है 4, 2 3 है, 3 कितना है -2 है, एंड 4 कितना है -1 है। चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें क्या था, बहुपद ए एक्स क्यूब एफ ए एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x माइनस 6, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर अगर आपका पोलिनोमियल, एक मिनट, अगर पोलिनोमियल एफ एक्स यानी कुछ भी इस टाइप का इक्वेशन दे देगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी एक्स माइनस क्या हो गया डी, तो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है, शून्य शून्यकों का गुणनफल गुणनफल माइनस डी बट्टे, याद रखिएगा ये चीज। ये इक्वेशन है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा -d/, तीन चीज रहता है तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है c/a होता है ना। 4 रहेगा तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा -d/। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स कितना दे रखा था हम लोग को, एफ एक्स कितना दे रखा है ए एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x माइनस 6, तो यहाँ से शून्य को गुणनफल क्या होगा -d/, तो डी कितना है -6 है ना,
-6 है तो -d/a, तो माइनस माइनस क्या हो गया +6 हो जाएगा, बट्टा में ए के स्थान पर क्या है ए, ये दे रखा है। ये कितना है एक्चुअल में 2 है, बराबर क्या हो गया 2, तो 2 से कितना बार में कट गया 3 बार में, यहाँ से ए बराबर क्या निकल गया मेरा फाइनली 3। सिंपल था क्वेश्चन, है कि नहीं, देखकर बनाने वाला क्वेश्चन था। बस ये याद रखना है, बस शून्य को गुणनफल क्या होता है -d/a। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां प्रत्येक को 495 रुपए में बेचा। यदि उसे एक घड़ी पर 10% का लाभ और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि हो तो पूरे विनिमय में उसे प्रतिशत लाभ या कमी क्या हुई इसको निकालें, यानी हानि क्या हुई इसे निकालें। देखिए 2 वॉच था, एक व्यक्ति के पास 2 वॉच था, प्रत्येक को 495 रुपए में बेचता, मतलब ईच वॉच को ना सेल कर रहा है 495 में, ठीक है, जिससे उसको क्या होता है, एक वॉच पर 10% का प्रॉफिट मिल रहा है एंड सेकेंड वॉच पर ना 10% की हानि मिल रही है। तो पूरी क्रिया में उसको कितना % का लाभ या हानि हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक बार आप लोग को खुद से क्या करना है, ट्राई करना है, तब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। उससे ट्राई कीजिए। तो टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका, चलिए 20 सेकेंड का टाइमर हम लगा चुके हैं। ऑप्शन 1% लाभ 1% हानि, 100/99% हानि, 9 लाभ 9 हानि, ठीक है। चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ पर क्या था, 495 रुपए में बेचता है, एक पर 10% लाभ होता है, एक पर 10%। बहुत लोग यहाँ क्या किए होंगे, 10% लाभ हो रहा है 10% हानि होगा, यानी कोई लाभ 9 लाभ 9 हानि होगा, ये ऑप्शन टिक कर दिए होंगे, जो कि बहुत गलत हो गए, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए, इस टाइप का एक सेलिंग प्राइस दे रखा हो, यहाँ पर क्या दे रखा हो, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बेचता है सो, अगर एक पर X% का लाभ हो रहा है, एक पर X% की हानि हो रही है, तो फाइनल जो मेरा हमेशा क्या होगा, हानि होगा, हमेशा कितना हानि होगा, X²/100% की हानि हो जाएगी, याद रखिएगा, एकदम सिंपल। सेलिंग प्राइस दे रखा होगा, अगर एक घड़ी पर X% का लाभ, दूसरा पर X% का हानि हो, तो फाइनली हमको हानि होता है, कितना होता है, X²/100% का। तो यहाँ देखिए 10% का लाभ हो रहा है, 10% का हानि, तो कितना हानि हो गया, 10 का स्क्वायर 100/100, ये परसेंट क्या होगा, हानि होगा, यानी 100/100 क्या होगा, 1% हानि। हमको 495 से कोई मतलब नहीं, उतना हमको करना ही नहीं है, डायरेक्ट याद रखिएगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना है आप लोग को एक बार। x+1/x 3 दे रखा है, तो x5+1/x5 का मान निकालना है, ठीक है। 20 सेकेंड का टाइम स्टार्ट कर दिए हैं। 127 है, 126 है, 113 है, 129 है, ठीक है। तो कल हम बताए थे x² +1/x² कैसे निकालते हैं, है ना। हमको x के पावर 1 है, 1 से हमको 5 में जाना है, तो हमको क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा, x² +1/x² निकालना होगा, है कि नहीं। और क्या निकालना होगा, x³ +1/x³। इस दोनों को गुना करते हैं, इस दोनों को गुना करेंगे तब हमको आ जाएगा ना ये चीज, देखिए तो गुना कर रहे हैं, x² को x³ में गुना करेंगे तो a के पावर m और a के पावर n क्या होता है, a के पावर m + n, ये x5 आ जाएगा, प्लस देखिए x² को 1/x³ से गुना करेंगे तो x² ऊपर में x³ नीचे में क्या हो जाएगा 1/x, प्लस देखिए 1/x² से x³ में गुना करेंगे, स्क्वायर ऊपर क्यूब, स्क्वायर नीचे है कि ऊपर है, तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2 और 3 5, 1/x पावर 5, यानी x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, और एक चीज और आ जाता है एक्स्ट्रा में, क्या, प्लस x + 1/x, ये चीज आ जाता है। तो ये एक्स्ट्रा इधर जाके घट जाएगा ना, तो x² + 1/x²
इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x3, ये माइनस हो जाएगा ना x प्लस 1/x, तब ना जाकर हमको फाइनली प्राप्त क्या होगा, x की पावर 5 जोड़ 1/x की पावर 5। मतलब समझिए, अगर हमको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना है तो एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर चाहिए उसके लिए, एक्स क्यूब जोड़ 1/x क्यूब चाहिए। ठीक है, तो और ये x प्लस 1/x क्या होगा, इसमें से घट जाएगा तो फाइनली निकल जाएगा। तो हम एक चीज बताए थे आप लोग को, x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में से 2 गया क्या हो गया 7, और एक्स क्यूब जोड़ 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब जोड़ 1/x क्यूब क्या होगा, याद कर लीजिए कॉन्सेप्ट है, अगर x प्लस 1/x बराबर ए हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमको निकालना है, क्या हो जाता है ए क्यूब माइनस 3a, ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रख लेना। x प्लस 1/x बराबर ए है तो हमको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, ए क्यूब माइनस 3a, तो यहाँ x प्लस 1/x कितना था 3, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस 3a, 3 गुने 3 यानी कि 9 बराबर क्या हो गया 18। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, x5 जोड़ 1/x5, तो x5 जोड़ 1/x5 निकालने के लिए क्या करता है, हमको ये चाहिए था ये चाहिए था, दोनों पता हो गया ना, एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर कितना है 7, एक्स क्यूब जोड़ 1/x क्यूब कितना है 18, और इसमें से क्या घटाना है हमको, x प्लस 1/x, तो कितना दे रखा है ये 3 दे रखा है, माइनस 3 कर देंगे, 18 7 126 माइनस 3 यानी कि क्या हो गया 123, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है ना, डायरेक्ट हमको ये सॉल्यूशन कितना है, यहाँ है सॉल्यूशन, बस इतना सॉल्यूशन, ये समझाने के लिए। एक बार फिर समझिएगा आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस टाइप का। x प्लस 1/x बराबर 3 है, हमको x5 जोड़ 1/x5 चाहिए, तो x स्क्वायर और q का गुना करके माइनस कर देना x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2, कैसे आता है तो देखिए, x प्लस 1/x बराबर 3 है, दोनों बहुत साइड हम स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x यानी कि 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 2 यानी कि 7, तो ये 2 क्या होता है घट जाता है, तो क्या करना है डायरेक्ट इतना नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर x प्लस 1/x कितना है 3, तो एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर निकालना है हमको, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 में से 2 गया 7, बस इतना लिखना है, एक्स क्यूब जोड़ 1/x क्यूब निकालना है हमको, क्या करना है ए क्यूब माइनस 3a, यानी 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27 माइनस 3a, 27 माइनस 3a, 3 गुने 3 9 यानी कितना हो गया 18। अब हमको क्या चाहिए x5 जोड़ 1/x5, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुना में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और माइनस होता है क्या चीज, एक एक्स्ट्रा ये चीज आ जाता है, तो इसको माइनस कर देना, तो मेरा आंसर हो जाएगा 18 7 126 माइनस 3 127। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2 डाइस है, 2 पासा है, कोई एक बार फेंकने पर गुणनफल के रूप में 12 प्राप्त होने की प्रयेकता क्या होगा। ठीक है, डाइस का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, जिसको आपको सॉल्व करना है, टाइम आपका 20 सेकेंड का दे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है 1/6, 1/18, 1/9 एंड 1/12। चलिए टाइम समाप्त हो गया। देखिए 2 डाइस है, 2 डाइस है, डाइस मतलब लूडो का छक्का, देखें उसमें कितना अंक होता है 1 से लेकर 6 तक होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, तो उसको गुणनफल क्या फेंकते हैं ना लूडो के छक्का, तो गुणनफल कितना आना चाहिए 12 प्राप्त होना चाहिए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले देखिए टोटल कितना होगा,
टोटल नंबर ऑफ, हम इवेंट्स का बात करेंगे, टोटल कितना घंटा होगा, कुल कुल घटना हमको कैसे निकालते हैं, कुल घटना प्रयेकता बराबर क्या होता है, पी बराबर नंबर ऑफ इवेंट्स बट्टे नंबर ऑफ, मतलब कुल संभावित घटना बट्टे घन कुल संख्या होता है ना, नंबर ऑफ इवेंट्स बट्टे नंबर ऑफ सम, कुल संभावित घटना बट्टे कुल घटना, ये चीज होता है प्रोबेबिलिटी प्रयेकता निकालने के लिए। तो यानी दो गो पासा है, तो एक पासा में 6 होता है, तो कुल घटना कितना हो सकता है, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। हमेशा याद रखिएगा, अगर एक क्वाइन है, दो गो क्वाइन है, उसको करेंगे तो क्वाइन में कितना होता है, हेड एंड टेल, दो चीज होता है, तो उसका 2 का स्क्वायर 4, यानी n स्क्वायर हो जाता है कुल संभावित घटना। तो 36 हो गया। अब बताइए, दो गो छक्का है, 1 से लेकर 6 तक होता है, तो दोनों में गुणनफल 12 आना चाहिए। 12 कैसे आएगा, अगर एक में 1 तो एगो में 12 आना चाहिए। 12 होता है लूडो के छक्का में, नहीं ना, 1 से 6 तक नहीं होगा। अगर 1 में 2 आएगा तो 1 में 6 आएगा, तब ना 2 गुने 6 12, ठीक है। फिर अगर पहला वाला डाइस में 3 आएगा तो दूसरा वाला में 4 आएगा, तब ना 3 4 12। फिर पहला वाला में अगर 6 आए तो दूसरा वाला में 2 आएगा, तब ना 12 आएगा। गुणनफल गुना करने पर 12 आना चाहिए। अगर पहला वाला में 4, पहला वाला में दूसरा वाला में 3, 4 3 12। अब कोई पॉसिबल है नहीं ना, ये टोटल कितना घटना होगा, 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, कुल कितना घटना होगा, कुल संभावित घटना 1 2 3 4 हो सकता है, और टोटल घटना कितना है, 36। तो 4/36 यानी 1/9, ये मेरा क्या होगा, प्रायिकता। समझ गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी मूलधन पर 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी मूलधन पर 8% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज से 600 रुपया कम है, तो मूलधन क्या होगा, तो निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। ऑप्शन है 20,000, 16,000, 10,000 एंड 8,000। ठीक है, चलिए 12% वार्षिक दर है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज में हम क्या बोले थे, सिंपल एडिशन में जोड़ देना है, सिंपल एडिशन होता है, साधारण जोड़ है। किसी मूलधन पर 12% वार्षिक दर है, यानी 1 वर्ष में 12% ब्याज मिल रखा है, 2 वर्ष में कितना मिलेगा, साधारण ब्याज की दर से 24% मिलेगा, है कि नहीं। उसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष में, यानी 1 वर्ष में 8% है, तो 4 वर्ष में कितना, 32% मिलेगा। इसी दोनों का डिफरेंस कितना है, 600, साधारण ब्याज से 600 कम है, यानी कि कितना डिफरेंस है, 600। एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, 24% या 32%, यानी 8%। 8% का वैल्यू कितना दे रखा है, 600। तो हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना होगा, 100%। तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। 8% का वैल्यू 600 हो गया, तो यहाँ से 4 से काट दीजिए। 2% का वैल्यू कितना हो गया, 150। तो 100% इससे 50 गुना है, तो इससे क्या हो जाएगा, 50 गुना निकल जाएगा। तो 15 पचे 75, 7500 यानी 7,500। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है कि 7,500 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन सुधार लीजिएगा। सिंपल था, 12% की दर से 2 वर्ष का है, तो 24% ब्याज मिला। 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का, तो यानी कि 32% ब्याज मिला। ये दोनों का डिफरेंस कितना, 600 है। तो 8% बराबर 600, यानी 4 से काट देंगे तो 2% बराबर कितना हो गया, 150। तो 100% बराबर कितना, इससे 50 गुना, इधर भी 50 गुना कर देंगे, तो यानी 7500 मेरा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें वोटिंग वाला बताए थे हम लोग, पिछले सेट में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार है, उसके बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 70% मत प्राप्त हुए, और वह 15,400 मतों से जीत जाता है। तो हारने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों की संख्या निकालना है। ठीक है, 2 उम्मीदवार है, ठीक है, एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार है,
एक को ना जीतने वाला जो जीतता है ना उसको 70% वोट मिलता है, तो हारने वाला को कितना मिलेगा 30%। उसी दोनों का वोट का डिफरेंस कितना है 15,400। तो हारने वाले को कितना मत मिला सो निकालना है। निकालिए, 20 सेकंड का टाइम है आप लोग को। ऑप्शन दे रहा है क्या आपका 38,500, 11,550, 26,950, 13,550। ठीक है, चलिए टाइम होता है समाप्त। समझिएगा, एक इलेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है इलेक्शन। इसमें जो विनर है ना, चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार को डाले गए मतों का 70%, यानी 100% का इलेक्शन, 100 में 70% इसको मिल रखा। जो विनर है, विनर को 70% मिलेगा, तो लूजर को कितना मिलेगा, हारने वालों को 30% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लूजर को 30% मिलेगा। और क्या बोल रखा है, वो 15,400 मतों से जीत जाता है। एक्चुअल में कितना परसेंटेज से जीतेगा, 40% से, है ना। जिसको 30% मिल रहा है, 70% मिला, यानी 40% से जीत गए। यही 40% एक्चुअल में कितना वोट के बराबर है, 15,400। यहाँ से 40% में 15,400, 1% का वैल्यू निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया। 4 से देखिए, 4 से 3 बार में 12, 4 थे 32, 4 पंचे 30, यानी 1% का वैल्यू 350 ही निकल गया। तो हमको क्या निकालना था, हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला। उसको हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला 30%। 1% का वैल्यू 385 हो गया, तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा 385 में कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। क्या हो जाएगा 5 से 15, 5 8 से 24, 1 25, 5 7 में 2, 3 3 9 2 11, यानी 11,550 वोट मिला किसको, हारने वाले को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, राम और रमेश की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 3:5 है। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 4:5 हो जाएगा। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। दो व्यक्ति है, राम और रमेश है, उसका जो प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 3:5 दे रखा है। एंड 7 ईयर आफ्टर दिस रेशियो बिकम 4:5, यानी ये रेशियो कितना हो जा रहा है 4:5। देन हमको फाइंड करना है रमेश की प्रेजेंट एज। क्लियर है, इसको बनाइए एक बार, 20 सेकंड का टाइम है आपका। ऑप्शन 1 है 5 वर्ष, 2 कितना है 15 वर्ष, 3 कितना है 17 वर्ष, एंड 4 कितना है 12 वर्ष। चलिए टाइम हो गया आपका समाप्त। राम और रमेश कौन है, एक व्यक्ति राम है और दूसरा कौन है रमेश। दोनों का प्रेजेंट वर्तमान एज कितना दे रखा है, वर्तमान एज का अनुपात कितना दे रखा है 3:5। 7 साल बाद 4:5 हो जाता। अगर राम का 3:5 है, अगर अनुपातिक मान x मान लिए, तो राम का एज 3x है, तो रमेश का कितना हो गया 5x। होगा कि नहीं होगा। 7 साल बाद, तो अभी वर्तमान में 3x है, तो 7 साल बाद राम का एज कितना होगा 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 होगा। और रमेश का एज कितना होगा 5x प्लस 7। यही कितना हो जा रहा है 4:5, तो बट्टे 4/5 हो जाएगा। तो हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 5 3 15, 4 पंचे 20, 20 में से 15 घटाइएगा तो कितना हो गया 5x। बराबर देखिए 7 पच्ची 35 हो गया, 7 चौक 28, 28 35 में से 28 घटा देंगे 7, तो x बराबर कितना हो गया 7/5। डायरेक्ट उनको रमेश का वर्तमान आयु चाहिए था, 5x का वैल्यू निकालना है। तो 5x का वैल्यू कितना है 7 वर्ष, है ना। यहाँ x का मान 7/5 है, वो भी डाल दीजिए। 5 गुने 7/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दिया। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, ये तो बेसिक तरीका है, इसको हम एक अलग तरीका से बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको हटाते हैं, रुकिए। चलिए, क्या क्वेश्चन था, राम और रमेश का ना प्रेजेंट एज, राम है और एक व्यक्ति कौन है रमेश।
इसका प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है 3:5 और 7 साल आफ्टर 7 ईयर आफ्टर का रेशियो कितना दे रखा है 4:5। यहां से देखिए 3 और 4 अंतर 1, यहाँ 5 और 5 अंतर 0। इस दोनों का डिफरेंस को ना हमको क्या करना है बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा नीचे वाला रेशियो है ना उसका डिफरेंस से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाला रेशियो में, ठीक है। और ऊपर वाला रेशियो के डिफरेंस से नीचे वाला रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना। ऊपर कितना है 3 और 5 2 का अंतर आ रहा है तो 2 से नीचे वाला में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और नीचे वाला में कितना अंतर आ रहा है 1, तो 1 से ऊपर वाला में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 से ऊपर वाला में कर देंगे तो 3:5 हो गया ना परसेंटेज का। और 2 से मल्टीप्लाई नीचे वाला में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8:10। 8:10 को भी 4:5 में लिख सकते हैं 2 से काट के। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 3 से कितना बढ़कर 5, 5 से कितना बढ़कर 5, 5 5 10 होता है ना, सेम आ गया ना डिफरेंस। परसेंटेज क्या था 3:5, 7 साल बाद कितना हो गया 8:10। अगर ये कहिए तो कितना बढ़ा है 5, एक्चुअल में कितना बढ़ा 7, यही 5 का वैल्यू 7 है ना, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 7/5। तो हमको किसका पूछ रहा था रमेश का, तो रमेश का कितना है 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 1 का 7/5, तो 5 का वैल्यू 5 गुने 7/5, 5 से 5 कट गया यानी कि 7 ही है। समझ गए ना। तो रेशियो मेंटेन कर देना है। रेशियो मेंटेन करने के लिए नीचे वाला रेशियो का डिफरेंस ऊपर में गुना करना है, ऊपर वाला रेशियो के डिफरेंस से नीचे वाला में गुना करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि उसका लघुत्तम समावर्त 150 है तो संख्या 2 नंबर है जिसका रेशियो 2:3 दे रखा है और उसका एलसीएम दे रखा है 150। देन नंबर फाइंड करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए एक बार, इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 30 40 48 64 50 75 और नन। चलिए दो संख्या के बीच का रेशियो कितना है 2:3। तो मान लेते हैं अनुपातिक मान क्या आ गया x, तो संख्या क्या हो जाएगा 2x और एक संख्या क्या होगा 3x। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 गुने 3 और x दोनों में आ रहा है x यानी 6x। एलसीएम कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा ना लघुत्तम, और एलसीएम कितना दे रखा है 150। यही 6x का वैल्यू कितना है 150 है, 150 है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 150/6 यानी कि 25। x बराबर क्या हो गया 25, तो संख्या कितना हो जाएगा 2x है, 2 गुने 25 यानी कि 50। 3x है, 3 गुने 25 यानी कि 75। 50 और 75 ये क्या हो गया मेरा संख्या हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3 क्लियर, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या बोल रखा है, एक मिनट, इसमें क्या बोल रखा है आपका, हाँ ज्यादा भाई, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना। देखिए एक आयत है, आयत यानी कि रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ है ना उसका ब्रेथ से 2 सेंटीमीटर क्या अधिक है मोर है, और उसका परिमाप, परिमाप यानी कि पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्या निकालना है क्षेत्रफल, एरिया का, रेक्टेंगल ऑफ एरिया निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 20 सेकेंड का टाइम है, बनाइएगा आप लोग। 143 196 128 और 144 ऑप्शन है आप लोग का। और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आप बेसिक चीज क्या सब जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में। देखिए अगर लेंथ है ब्रेथ है, लेंथ है लंबाई और चौड़ाई, तो एरिया क्या हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये बी है तो ऊपर भी बी हो, ये भी क्या है एल है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी आकृति का परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है,
तो क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, सारा ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी देखिए 2 एल हो गया, 2 बी है, तो पेरीमीटर हम निकालेंगे, परिमाप निकाल लेंगे, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 एल है 2 बी है, तो कॉमन ले लेंगे, 2 × L+2। चलिए ये चीज है ना। तो यहाँ देखिए आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम चौड़ाई यानी कि बी को एक्स मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर अधिक, तो x+2 होगा। और परिमाप क्या दे रखा है, 48 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L+B होता है ना। ये कितना दे रखा है, 48। तो यहाँ से देखिए एल कितना है मेरे पास, x+2 है ना एल, और बी कितना है, एक्स है, बराबर हो जाएगा 48। 2 से ये 48, 24 जहाँ में कट जाएगा। यहाँ से देखिए x+x कितना हो गया, 2x, ये +2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। 24 में से 2 गया कितना हो, 22। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 11। तो अगर हमसे चौड़ाई पूछ देता, चौड़ाई कितना हो गया, 11, लंबाई पूछ देगा कितना हो गया, 11 + 2 13। अब लेकिन हमसे पूछ क्या रखा, एरिया पूछ रखा। तो एरिया बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 30, चौड़ाई कितना 11, 13 × 11 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 143। यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, यदि √x-4 प्लस x+7 बराबर 5 हो, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको, 20 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फिर मैं बताता हूँ। ऑप्शन है 249/25, 249/35, 49/25 एंड 149/25। चलिए टाइम समाप्त हुआ यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यदि x-4 प्लस क्या है, x+7 √x+7 बराबर 5 है, तो x का मान। बेसिक तरीका क्या है, दोनों तरफ एक्सपायरी कीजिए, इस तरह करते करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हमको ऑप्शन प्रेफरेंस देना है, ऑप्शन से उठाना है और देखना है चेक करके इधर एलएचएस और आरएचएस बराबर होता है कि नहीं। इधर 5 है तो इधर भी 5 होता है कि नहीं, तो चेक करना है। तो पहला ऑप्शन उठाएंगे हम 249/25, तो 249/25 डालेंगे यहाँ पर, तो 25 चौका 100, 249 में 100 गया तो कितना, देखिए यहाँ 249/25 होगा ना, एलसीएम ले लेंगे तो 25 चौका 100, 249 में से 100 गया कितना होगा, 149। 149 किसी का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है नहीं ना, तो पहला ऑप्शन होगा, नहीं होगा, वर्गमूल भी होना चाहिए। यहाँ देखिए अगर हम x की जगह 249/25 डालेंगे तो माइनस क्या होगा, 4, तो 25 चौका 100, यहाँ क्या होगा 249 - 100/25, ये होगा ना, यानी 149/25। 149 किसी का वर्गमूल होता है नहीं ना, 25 तो होता है, 5 बाहर आ जाएगा, इसमें बाहर आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। 249 वाला है, ये 35 है, 35 चौका क्या होता है, 140। 140 में से 249 में से 140 घटाएंगे कितना होगा, 109। 109 भी है वर्गमूल किसी का नहीं ना, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हुआ। फिर तीसरा देखिए 49 डालेंगे, तो 49/25, 49/25 -4 करेंगे कितना हो गया, 49 - 100 -51 हो गया, माइनस में आ गया, तो ये भी होगा, नहीं होगा। तो फाइनली कौन ऑप्शन बचा, ऑप्शन 4, यही मेरा आंसर हो जाए। चेक भी नहीं करने का जरूरत है, अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए, ठीक है, चेक करके एक बार देख लीजिए। देखिए चेक करेंगे हम इसको, एक्स की जगह क्या, 149/25, 149/25 डालिए, -4 होगा, प्लस क्या हो जाएगा, 149/25 प्लस कितना हो जाएगा, 7, देखते हैं बराबर 5 आता है कि नहीं आता। तो यहाँ से देखिए 149/25 माइनस 25 × 4 100, 149 में 100 गया तो क्या हो जाएगा, 49, ऊपर क्या हो गया 49, नीचे क्या हो गया 25, है ना। यहाँ देखिए 25 सत्य क्या होता है, 175 प्लस 149 कितना हो जाएगा, 324, ऊपर नीचे कितना होगा 25, का जोड़ कर रहे हैं, देखिए बराबर 5 आता है कि नहीं।
यहाँ से क्या हो जाएगा, 49 का वर्गमूल करेंगे 7, 25 का 5, यहाँ से 324 का कितना हो जाएगा 18, और 25 का कितना हो गया 5, 18 7 कितना हो गया 25 बट्टे 5 यानी कि 5 आ गया ना, सेटिस्फाइड कर गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4। बाकी 4 चेक करना ही नहीं था, 3 गलत हो गया तो चौथा क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या निकालना हमको, उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा जिसमें 15, 18, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 9 प्राप्त हो और वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, उस न्यूनतम संख्या जो मिनिमम नंबर है उसके डिजिट्स का सम, डिजिट्स का योग कितना हो जिसे 15, 18 एंड 27 से डिवाइड करने पर प्रत्येक ईच केस में समान शेषफल यानी कि 9 प्राप्त हो, रिमाइंडर है कि सेम 9 प्राप्त हो, और उस संख्या ना वो नंबर से 11 से पूर्णतः 11 से पूरा क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए एक बार, 20 सेकंड का टाइम आप लोग के पास, ठीक है। ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को रोक कर बनाना, फिर वीडियो ओपन करना। चलिए, ऑप्शन है 1, 18, 12, ठीक है। न्यूनतम देखिए यहाँ पर कभी न्यूनतम जहां देख जाए, न्यूनतम देख जाए यानी मिनिमम देख जाए तो हमको एलसीएम निकालना है, अगर अधिकतम देखता तो क्या निकालना पड़ता है एचसीएफ। याद रखिएगा, न्यूनतम दिख गया तो हमको लघुत्तम निकालना होगा, अधिकतम दिख गया तो क्या महत्तम निकालना होगा। तो 15, 18, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, समान शेषफल। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम किसका निकालना है, 15 का, 18 का और 27 का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, फैक्टर मेथड से। इसको 3 गुने 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 9 गुने 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे, हाईएस्ट पावर 3 का, 3 का क्यूब ले लेंगे, फिर इसमें क्या हो गया 5, इसमें क्या हो गया 2, 5 गुने 2, ये मेरा क्या होगा एलसीएम। 3 का क्यूब क्या हो गया 27, 27 गुने 10 यानी कि 270, 270 क्या मेरा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, रिमाइंडर समान बचना चाहिए और वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। मान लेते हैं कि ना, तो वो संख्या क्या होना चाहिए 270 प्लस 270 इंटू एक्स प्लस 9 होना चाहिए ना, संख्या होना चाहिए कि नहीं। प्रत्येक केस में क्या होगा, रिमाइंडर 9 आना चाहिए और उस संख्या 11 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम x का मान यहाँ पर 1 डालते हैं, x का मान 1 डालते हैं, 270 प्लस 9 279 हो रहा है पहला संख्या। क्या ये 11 से विभाज्य है, 11 का विभाजकता का नियम क्या जानते हैं, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग 0 और 11 का डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 9 11, 11 और ये क्या है 7, 11 में 7 गया 4, ये डिवाइड है 11 से, नहीं ना, ये नहीं होगा। चलिए x का मान अगर हम 2 डालते हैं, x का मान 2 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 270 गुना 2 540 प्लस 9 549, क्या ये डिवाइड है 11 से, चेक कर लीजिए। तो 5 9 14, 14 में से 4 गया 10, 0 और 11 का मल्टीपल आना चाहिए लेकिन यहाँ 10 आ रहा है, तो ये भी होगा नहीं होगा। फिर हम x का मान 3 डालते हैं, x का मान क्या डाल रहे हैं 3, यहाँ से देखिए 270 किया 810, 27 तिहाई 81 होता है ना, 810 प्लस 9 यानी कितना हो गया 819, क्या ये 11 से डिवाइड है, चेक कर लीजिए। 9 8 9 17, सही गलत किया, 270 तिहाई कितना होता है 810 प्लस 9, ठीक है 8 9 17 और ये एक कितना हो गया 17 में से एक गया क्या हो गया 16, क्या 11 से डिवाइड है, नहीं ना डिवाइड, ये भी होगा नहीं होगा। अब देखिए x का मान अगर हम 4 डाल देते हैं, x का मान 4 डालते हैं तो कितना हो जाएगा 27 चौका 108 10 से 80 और प्लस 9 10 से 89 हो जाएगा, 10 से 89 हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं 8 1 9 0 9 9, 9 में से 9 गया
जीरो है ना, 11 के डिविजिबल जीरो या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाएगा मेरा 1089, ये संख्या हो जाएगा। इस संख्या के ना अंकों का योग पूछ रखा है, अंकों का योग कितना होगा 9 8 17 और 1 18, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए समझ गए, इस तरीका से बनाना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके फिर से दोबारा देखिएगा, क्लियर आ जाएगा। फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। रेशियो का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक सेट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप लोग को 20 सेकंड देते हैं, बनाइए। ठीक है, ए अनुपात बी दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी दे रखा है 4:5, सी अनुपात 1 निकालना, ये निकालना है। ऑप्शन है 12:10, 8:15, 15:8 एंड लास्ट ऑप्शन क्या 8:10। ठीक है, बन गया होगा। चलिए क्या दे रखा है हमको, A/B कितना दे रखा है 2:3 और B/C क्या दे रखा है हमको 4:5। तो हमको क्या निकालना C/A। यहाँ से देखिए रेशियो को क्या करते हैं बड़ा, A/B कितना है 2:3, यहाँ B कितना है 3 है, यहाँ B/C कितना है 4, B कितना है 4, B सेम होना चाहिए ना, तो B को समान कर देंगे। समान करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 3 चौका 12, तो यहाँ कितना 3 से मल्टीप्लाई 4 3 12, देखिए अभी भी B 12, यहाँ भी 12 सेम हो गए। रेशियो में अगर हम एक साइड मल्टीप्लाई करते हैं दूसरा साइड भी क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 4 से तो इधर भी 4 से, इधर 3 से तो इधर भी 3 से। हो गया, सब मेंटेन हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है सी अनुपात है, तो सी कितना है 15, ये कितना है 8, 15:8, ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। ये तरीका नहीं तो डायरेक्ट कैसे बनाना है हम लोग, एक और तरीका है रेशियो निकालने का। ए अनुपात बी दे रखा है हमको 2:3 और बी अनुपात सी दे रखा है हमको 4:5। अगर हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना तो ए के लिए डायरेक्ट सीधा सीधा गुना करना, बी के लिए इधर से आना गुना गुना करना और सी के लिए डायरेक्ट गुना करना। ठीक है, समझ गए। ए निकालना है तो सीधा सीधा गुना, बी निकालना है कोना से आना है कोना कोनी गुना करना और सी निकालना है तो सीधा करना। ए कितना होगा 2 × 4 8 हो गया, बी कितना होगा 3 चौका 12, सी कितना हो गया 5 3 15। समझिए हमसे क्या पूछ रहा है C/A, तो सी कितना है 15, ए कितना है 8। सिंपल, इस तरीका से भी बना सकते हैं। समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का क्या है, एपी का क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी में 7 13 और 19 में 19वां पद कौन सा होगा, 19वां पद हमको फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार, फिर सारे लोग एक बार फिर ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, फिर हम सोल्यूशन करते हैं। एपी में 7 13 19 है तो 19वां पद निकालना है। ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन 120 है, तीसरा 115 है एंड चौथा कितना है 110। चलिए एपी में कोई भी चीज एपी में है तो उसको निकालने के लिए क्या है, पद की संख्या क्या होता है, टर्म एन टर्म है, क्या हो जाता है इसका एनवा टर्म निकालना होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, ये होता है कि नहीं। अगर हमको 19वां पद निकालना है, एन का मान कितना है 19 है, इसका क्या हो जाएगा ए प्लस एन की जगह क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 - 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 18 डी निकालना होगा। तो हमको क्या चाहिए ए और डी चाहिए। ए मतलब क्या हुआ प्रथम पद, डी मतलब क्या हुआ कॉमन डिफरेंस, दोनों का अंतर। अगर एपी में है ई 7 13 19 दे रखा है एपी में, तो इसका प्रथम पद कितना होगा 7 होगा, ये बराबर क्या होगा 7। डिफरेंस डी बराबर क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस कितना है 13 और 7 में क्या होगा 6 का डिफरेंस है ना, A2 - A1 करते हैं इसमें से, दूसरा पद में से प्रथम पद घटाते हैं तो क्या होता है डिफरेंस निकालता है कॉमन डिफरेंस। तो 13 में 7 गया तो कितना हो गया 6, देखिए 6 का डिफरेंस है ना, 13 6 19 हर केस में है ना 6 का डिफरेंस, तो डिफरेंस आ गया 6। ए भी पता चल गया हमको, डी भी पता चल गया, तो टर्म्स निकल जाएगा। ये यहाँ पर डाल दीजिए मान, ये बराबर कितना 7,
डी बराबर कितना होगा 6, तो 7 प्लस 18 100 कितना होता है, 18×5 = 90, 108 होता है। 108 में 7 जोड़ दीजिए कितना हो गया 115। यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। तो यही लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से किए हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट जितना भी कॉन्सेप्ट किए हैं सारे को एक बार आपको फिर से रिवाइज कर लेना है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट 5 लेकर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो अभी के लिए बाय बाय। हम नेक्स्ट अगले क्लास में मॉक टेस्ट 5 लेकर मिलते हैं आपसे।